चलिए, प्रताप जी ने जो मुद्दा उठाया है हम उसी पर डिस्कस करते हैं। प्रताप जी का जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि पंचांग की सहायता से जो प्रताप जी ने 5 अंग जो बताए हैं पंचांग के, क्योंकि पंचांग जो नाम है वो इन्हीं 5 अंगों के कारण सर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा है। कि एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य, बहुत आप अनम्यूट। जी बहुत प्रकांड विद्वान है, पंडित सुरेश चंद्र मिश्र। जी उन्होंने बहुत किताबें मैंने ट्रांसलेट की और लिखी। तो उनकी एक किताब मैंने पढ़ी, कुंडली का पहला पन्ना। एक एक उनकी किताब है कुंडली का पहला पन्ना, एक किताब है कुंडली का दूसरा पन्ना। तो कुंडली का पहला पन्ना मैंने पढ़ी, ये किताब है, बड़ी अच्छी किताब है। इसमें पंचांग के बारे पूरा जिक्र है, इन पांचों चीज के बारे बहुत डिटेल में जिक्र है, मैंने पूरा पढ़ा। लेकिन उसको फलित में कैसे लगाना है ये मेरी समझ में नहीं आ पाया। हम उसी टॉपिक पे चलते हैं। वास्तव में जो मिश्र जी ने कहा है वो वास्तविकता है। पंचांग ज्योतिष का पहला ही पन्ना है। नियम तो ये होता है ज्योतिष सीखने का कि सबसे पहले पंचांग सीखा जाए, पर अभी समय ऐसा बदला है कि किसी को पेशेंस नहीं है। हर आदमी बहुत जल्दी जल्दी फलित करना चाहता है। उसी का दुष्परिणाम है कि बहुत सारे कोर्स करने के बावजूद भी वो गलतियां खाता है। गलतियां खाने के पीछे मुख्य वजह है पंचांग का ना आना। पंचांग केवल मुहूर्त शास्त्र में ही उपयोगी नहीं है, अपितु वो आपकी जन्म पत्रिका को देखने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। आप आज भी कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो, उस सॉफ्टवेयर में जो पहला पेज निकल कर के आता है उसमें आपके जन्म की तिथि, आपके जन्म का वार, आपके जन्म का नक्षत्र, करण और योग, ये 5 चीजें सबसे पहले दी जाती हैं। परंतु ज्योतिषी जो इस चीज को अवॉइड कर जाते हैं और ये अवॉइड करना इतना भारी हो जाता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मेरी प्रताप जी से बात हो रही थी आज सुबह, पर हम दोबारा से उस बात पे हम टॉपिक को चर्चा में लेते हैं। वो अर्थ का अनर्थ कैसे हो जाता है? जैसे प्रताप जी ने कहा, बंद राशि, बंद नक्षत्र, ये बंद तो एक शब्द कहीं नहीं है, एक्चुअली में ये दग्ध राशि है। दग्ध राशि, दग्ध नक्षत्र। दग्ध का मतलब होता है मैं बहुत आसान बताऊंगा आपको, बड़ा इजी वे में बताऊंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। दग्ध का मतलब होता है जला हुआ। जब भी कोई राशि दग्ध होती है तो वो अपना एलिमेंट खो बैठती है, अपनी रियल पावर खो बैठती है और एलिमेंट का घालमेल हो जाता है, यानी कि गड़बड़ी हो जाती है। सबसे पहले हम मूल रूप से आते हैं। हमारे यहाँ तिथियां प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी। अब हम कृष्ण पक्ष से शुरू करें या शुक्ल पक्ष से, कोई फर्क नहीं पड़ता। तिथि प्रतिपदा, प्रतिपदा मैंने पहली तिथि, और चतुर्दशी यानी कि 14 की संख्या तक तिथि होती है। फिर अगली तिथि या तो पूर्णिमा होती है या अमावस्या होती है। इतना समझ में आ गया? तो हम पूर्णिमा से लेते हैं। पूर्णिमा की प्रतिपदा से चतुर्दशी तक चलेंगे और फिर आगे आ जाएगी अमावस्या।
फिर अमावस्या की प्रतिपदा से चलेंगे और चतुर्दशी से फिर अगली आ जाएगी पूर्णिमा। ये साइकिल पूरा चलता है और एक महीने में 15 दिन के शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष, उसमें एक अमावस्या शामिल है और एक शामिल है पूर्णिमा। ये हम सभी लोग जानते हैं। और इसमें से जब 3 चीजें एक साथ मिलती हैं तो एक तिथि का निर्माण होता है। वो तिथि क्या है कि तिथि को 2 राशियां दी जाती, फिर से समझना, एक तिथि को 2 राशियां दी जाती हैं, पर उसमें से लिखने वाली बात है अमावस्या और पूर्णिमा को कोई राशि नहीं दी जाती। ये ध्यान से समझना, अमावस्या और पूर्णिमा को छोड़ देना, कोई राशि नहीं दी जाती। हर तिथि की 2 राशियां फिक्स्ड है। अब इसमें नियम क्या है? जो भी व्यक्ति इसको अप्लाई करने के नियम को जानता है वो उसको कुंडली में लगा करके देखिए। जैसे मैं सबसे पहले अपना ही एग्जांपल लेता हूं। मेरा जन्म बसंत पंचमी वाले दिन हुआ। अब यानी कि बसंत पंचमी ये शुक्ल पक्ष में ही आती है। शुक्ल पक्ष की पंचमी में 2 तिथियां आती हैं। मैं आपको कहेंगे तो सारी लिखवा दूंगा। 2 तिथियां आती है। कौन सी आती है? मिथुन राशि और कन्या राशि। सबसे पहले मैं अपना ही एग्जांपल आपको ले रहा हूं, ये किस तरह से दग्ध राशि जो होती है काम करती है। मैं फिर से बता दूं, हम इस क्लास में अभी डिस्कशन कर रहे हैं दग्ध राशि के ऊपर। हर राशि के पास हर तिथि के पास 2 दग्ध राशियां हैं। जैसे मैं बसंत पंचमी वाले दिन मेरा जन्म हुआ तो मेरी तिथि हुई पंचमी। तो पंचमी को 2 तिथियां मिली हुई है। कौन सी मिली हुई है? मिथुन राशि और कन्या राशि। अब ज्योतिष में ये देखना है, नंबर 1 बात, ये 2 राशियां जिस भी हाउस में पड़ेंगी मेरी कुंडली के अनुसार, यानी ये राशियां जिस भी भाव में जाएंगी, नंबर 1 बात तो वो भाव अपनी कुछ न कुछ क्वालिटी को खो देगा। सारी क्वालिटी नहीं खत्म करेगा, ध्यान से समझना, सारी क्वालिटी नहीं खत्म करेगा, पर हाँ उसको डिग्रेड जरूर कर देगा। जैसे तीसरा भाव हमारी बॉडी का स्टेमिना है, तो ये बॉडी के स्टेमिना को डाउनफॉल करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा कर्क लगन है। कर्क लगन के हिसाब से तीसरा जो हाउस है वहां पर कन्या राशि फॉल करती है। तो कन्या राशि में तीसरा भाव में क्या चीजें आती हैं? मेन काल पुरुष के अनुसार देखनी, ये ध्यान रखना। काल पुरुष के हिसाब से कन्या राशि जो है छठी राशि हो गई। छठी राशि में एक तो शत्रुओं से लड़ाई लड़ना, दूसरों को हरा देना। तीसरा भाव जो है ना, तीसरा जो भाव है उसमें क्या होता है कि दूसरों को पटकनी देना है, दूसरों को हरा देना है, दूसरों से फाइट करना है। तो इसका मतलब ये चीज कमजोर होनी चाहिए, ये कमजोर हो जाएगी। और ये कमजोर नहीं हुई, उसके पीछे का रीजन मैं अभी नियमों में लिख पाऊंगा। 12वां भाव, क्योंकि 12वां भाव में मिथुन राशि फॉल कर रही है, तो आप अगर एक ब्लैंक कर्क लगन की कुंडली बनाएंगे तो वहां 12वां भाव और तीसरे भाव पर राउंड लगा सकते हैं, तो आपको चीज समझ में आ जाए। तो नियम कहता है कि जहां पर भी दग्ध राशि आएगी उस भाव को डेंट मारेगी,
उसकी कुछ क्वालिटी को वीक कर देगी, 12वें भाव की और तीसरे भाव की, मेरी कुंडली के अनुसार। अब इसके नियम आपको लिखना है। क्या नियम लिखने हैं? कोई भी ग्रह जब दग्ध राशि में आता है तो आपने ये देखना है वो मार्गी है या वो वक्री है। अब उसको समझने के लिए आपको ये समझना है कि अगर शुभ ग्रह है, मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि वह ग्रह शुभ है तो अगर वो वक्री हो गया, यानी वक्री है कुंडली में, शुभ ग्रह है और वक्री है, तो हमें रिजल्ट मिलेंगे अच्छे। अगर पाप ग्रह है और वक्री है तो रिजल्ट बुरे मिलेंगे, बुरे। अब यहां पर जो बुरे शब्द की जब बात आएगी तो ये बुरे रिजल्ट कब मिलेंगे? जब वह महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो। उस महादशा अंतरदशा में सबसे ज्यादा बुरे रिजल्ट उस ग्रह के मिलेंगे। मान लो मेरी कुंडली के 12वें भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा, अब कर्क लगन के हिसाब से 3 ग्रह शुभ है। चंद्रमा प्रथम कोटि, द्वितीय मंगल, तीसरा गुरु। भाई ये हमारे कुंडली के हिसाब से शुभ ग्रह है। अब मान लीजिए गुरु ग्रह को हम अगर बिठाएं, कि सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते और वो लुमिनरीज हैं, लुमिनरीज होने के कारण वो दग्ध राशि वाले कंसेप्ट से बाहर, यानी अगर वो चले भी जाएंगे किसी दग्ध राशि में गलती से तो उसके ऊपर, उनके ऊपर कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता। तो ये भी चीज नोट करने वाली है कि सूर्य और चंद्रमा चले जाएंगे तो नियम ही लागू नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर 12वें भाव में सूर्य आ जाता तो नियम लागू नहीं होता। जैसे मान लीजिए इसमें हम चंद्रमा बिठाते हैं जो कि मेरा सर्वोत्तम शुभ ग्रह है, तो इसके ऊपर क्या होगा? नियम ही लागू नहीं होगा, तो चंद्रमा नहीं पीटा हुआ माना जाएगा या चंद्रमा की दशा नहीं खराब मानी जाएगी। पर हाँ, वो लग्नेश होने के जो दुष्परिणाम 12वें में जाने के होते हैं वो तो होंगे ही होंगे, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। दैट्स अ डिफरेंट मैटर। तो हम क्या करते हैं, हम गुरु को बिठा लेते हैं, सीधी सी बात है। अगर 12वें भाव में गुरु चला गया, अब ये भी शुभ ग्रह है। अब यहां पर हमें क्या देखना है कि क्या गुरु मार्गी है या गुरु वक्री है। अगर ये गुरु मार्गी हुआ तो क्या होगा? ये दुष्परिणाम देगा, क्योंकि शुभ ग्रह यदि मार्गी होगा और वो दग्ध राशि में बैठेगा तो क्या होगा? दिक्कत देगा, यानी कि गुरु ग्रह अपने दुष्परिणाम देगा। अब दुष्परिणाम हमें दशाओं में सबसे ज्यादा मिलेगा, एज ए कारक भी गुरु दिक्कत में आ जाएगा। क्लियर हुई बात? हाँ ना करते रहो, गर्दन घुमाते रहो बेशक, ताकि हमें समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि देखिए मैं ये धीरे इसलिए करा रहा हूँ, अगर मैं जल्दी कराऊंगा तो करवा करके भी आपको समझ में नहीं आएगा। सर दग्ध राशि कौन कौन सी है ये जब अभी रुचि दी, अभी नहीं, पेशेंस रखो। अभी मेरे को देखो आप, है ना? ठीक है। मेरी पंचवी है ना? मेरे एग्जाम्पल को समझो, फिर सब अपने आप समझ जाएंगे आप। लिखवा मैं दूंगा, मैंने बोला है कि मैं लिखवा दूंगा, है? ताकि ठीक है सर। मेन प्रॉब्लम प्रताप जी की क्या थी, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि कोई पुस्तक पढ़ी, कोई कंसेप्ट पढ़ी, कोई कहीं पर भी कुछ चीज पढ़ी, उसको कुंडली में अप्लाई नहीं करना। चीज तो पढ़ ली है, चीज तो समझ ली है, पर उसको कुंडली में फलित के माध्यम, उसको फलित में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये चीज समझ में नहीं आ रही। मुद्दा तो यही ना प्रताप जी?
हाँ, तो अब इसी से नियम निकलते जाएगा। मेरा तरीका क्या है, मुझे नियम जब भी याद आते, जब वो फार्मूला चलता रहता तो नियम याद आते। तो गुरु अगर मार्गी हुआ तो क्या देगा, प्रॉब्लम। अगर गुरु वक्री हुआ तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो क्या देगा, अच्छे रिजल्ट देगा। अब यहां पर कर्क लगन का जो मैलेफिक प्लेनेट है वो शनि है, मोस्ट मैलेफिक प्लेनेट वो सैटर्न है, क्योंकि वो मार्केश है। अब हम उसको ही 12वें भाव में बिठा करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा नियम बदल जाए। अगर मैलेफिक ग्रह यदि वक्री हुआ तो नेगेटिव परिणाम देगा। याद रखें, इसको बेनिफिक के अपेक्षा इसको उल्टा मान लेना है आपने। अगर मैलेफिक प्लेनेट वक्री हुआ तो ये हमें काफी नेगेटिव परिणाम देगा, और अगर मार्गी हुआ तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो हमें यह ध्यान रखना है, दग्ध राशि में वो ग्रह अगर शुभ है तो वक्री होना चाहिए, और अशुभ है तो मार्गी होना चाहिए। क्लियर बात? उसके हिसाब से हमने नियम को पे चलते हुए रिजल्ट पर आना है। अब एक और बात याद रखनी, अगर किसी की दग्ध राशि 6, 8, 12 में पड़ रही है, मान लीजिए छठे भाव में ही पड़ रही है और वो दग्ध राशि हो गई, जैसे कि इस कुंडली में पड़ रही है, मेरी मिथुन और कन्या है तो मिथुन 12वें में पड़ रही है, तो वो बुरे परिणाम नहीं देगी। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मिथुन राशि 12वें में पड़ने के कारण यहाँ पर अब कोई भी चीज बैठी हो तो अच्छे ही परिणाम मिलने हैं, बुरे नहीं मिलने। यानी कि मिथुन राशि अपने बुरे परिणाम नहीं देगी। अब काल पुरुष में मिथुन राशि के क्या क्या गुण हैं वो आप देख लेना, वो बेसिक क्वेश्चन है। तो यानी कि वो जली नहीं, जली होते हुए भी जली हुई के परिणाम नहीं देगी। जली हुई का मतलब है मिथुन राशि अपने परिणाम खो देगी। मिथुन राशि बुद्ध की राशि है तो उसमें इंटेलिजेंस का फैक्टर है, उसमें फाइटिंग कैपेसिटी है मिथुन राशि के अंदर। मिथुन में मैंने आपको बताया था एक महिला है और एक पुरुष है। मिथुन में एक महिला है और एक पुरुष है। पुरुष है वो गदा लिए हुए है, ताकतवर है, उनमें स्टेमिना है। और एक महिला है, महिला बढ़िया वीणा बजा रही है और बहुत सजी हुई है, और पुरुष ऐसे हैं। तो वो जो क्वालिटी है वो उस व्यक्ति में से समाप्त नहीं होगी। अगर ग्रह मेरा मान लें कि गुरु बैठा है और वो वक्री हो गया तो अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। गुरु की दशाएं जब जब आएंगी तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और जीवन में भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। गुरु के कारक चीजें मुझे सदा हेल्प करेंगी। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं, आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है साहब राहु केतु बैठ जाए तो क्या करें? वो भी तो बैठ सकते हैं दग्ध राशि में। अब राहु केतु क्या है, तो सदा ही वक्री है, तो ये तो सदा ही वक्री है, कभी मार्गी रहते ही नहीं। इनका एक अपना अपवाद नियम है, ये जिस भी राशि में बैठ जाए दग्ध राशि में अच्छे ही परिणाम देंगे। जैसे मेरी कुंडली में तीसरे भाव में राहु बैठा है, तीसरे भाव में राहु बैठा है, पर वो बैठा है एक्चुअल में दग्ध राशि में, और वो हमेशा वक्री है। तो ये राहु केतु को अलग कर देना, इसका नियम अलग है।
सूर्य चंद्रमा को अलग कर देना, क्योंकि उसके पास राशि एक है, और नियम कहता है कि एक तिथि को दो राशि मिलना जरूरी है। एक तिथि को, हाँ नमस्कार अर्चना जी, हाँ मैं आ 10 मिनट में आ रहा है। तो राहु केतु जिस भी दग्ध राशि में बैठेंगे, अब आप इसको ये नियम मान लो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जैसे मैंने कहा कोई दग्ध राशि 6ठे 8वें 12वें बैठी है, तो वो राशि बुरी मान रहे हैं हम, दग्ध राशि बुरी है, और वो 6 8 12 में चले गए, तो 6 8 12 भी बुरे हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव फिर यहाँ पॉजिटिव हो गया। तो ऐसे ही राहु केतु भी बुरे हैं, और वो अगर दग्ध राशि में चले जाते हैं तो वो भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ समझने और सोचने वाली बात ये है कि मेरे भाई ये दग्ध राशि के दुष्परिणाम क्या है। पहली बात तो, जो भी ग्रह दग्ध राशि में होगा, और जो नियम बताया उस नियम के अनुसार अगर वो गड़बड़ी कर रहा है, तो अपने ना तो वो कारक के रिजल्ट ढंग से देगा, ना ही वो अपनी दशाओं में रिजल्ट देगा। क्या देगा? सबसे ज्यादा दिक्कत वो हेल्थ पर देगा। अब हेल्थ की दिक्कत क्या होती है? दवा खा रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बाबा रामदेव का प्राणायाम भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, खाना पीना भी ढंग से कर रहे हैं, फिर भी बीमार पड़ रहे हैं। होता है ना कभी कभी। बोला भाई सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी गोलियां दवाइयां पीछा नहीं छोड़ रहे। और आप देखते होंगे कुछ लोग बेचारे यंग एज से ही किसी ना किसी चपेट में आ जाते हैं, और उन्हें दवाइयां लेनी पड़ती हैं, और दवाई छोड़ते हैं बेचारे, फिर चपेट में आ जाते हैं। तो हमें समझ, वहां पर देखने लायक बात ये होती है कुंडली में, कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमारा भाव या कोई हमारा ग्रह दग्ध राशि की चपेट में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा एग्जाम्पल पूछते हैं, एक नई चीज लेते हैं, और कोई चिंता ना करो, मैं ये वार और राशि सब लिख पाऊंगा, आप चिंता ना करें ना। पंचम भाव, पांचवा भाव पेट का भाव है, पांचवा भाव पेट का भाव है। अब किसी के पंचम भाव पर दग्ध राशि फॉल कर रही है किसी की कुंडली में, अब वो बेचारा कुछ भी खाए पिएगा, पेट उसका भर जाएगा। अब उसको कितना मर्जी बेचारा वो बच बच के काम करता रहेगा, तो भी उसको बेचारे को कुछ ना कुछ दवा लेनी होगी, या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मतलब ये शीर्षासन करने वाली बात है। जैसे कईयों को डर नहीं होता, यार ये खाया तो भाई साहब फंस गए, ये रात को खाया तो फंस गए, ये दिन में खाया तो फंस गए। पर क्या ये नियम हर व्यक्ति पर लागू होते? नहीं। कई लोग बहुत उल्टा सीधा खाते हैं, शराब पिएंगे, उल्टा सीधा खाएंगे, नॉन वेज खाएंगे, और कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमें लगता है यार शायद हम टेंशन ज्यादा ले रहे होंगे, इस वजह से चक्कर फंस रहा होगा। पर टेंशन भी कम लेते हैं तो भी वो फौरी तौर पे राहत मिलती है, फौरी तौर पे राहत मिलने वाली छोटी मोटी राहत। तो इस प्रकार से प्रताप जी, जो हमारी तिथि है, ये तिथि जब किसी राशि को, नक्षत्र जब ये दग्ध हो जाते हैं यानी जल जाते हैं, तो कुंडली में इनको देखने से कुछ ऐसे रहस्य उजागर होते हैं जो आम ज्योतिष में, जो हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी लेकर के चलते हैं, उसमें वो चीजें नहीं आती। तिथि, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इन तिथियों का हमारी मैरिज लाइफ पर भी
और फैक्टर मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, इन तिथि जिस दिन हम पैदा हुए, मैं उस तिथि की बात कर रहा हूं, अगर हम उसकी रेमेडी प्रॉपर रूप से करें, उपवास या उस तिथि से जुड़े हुए भगवान देवता उस एलिमेंट की अगर हम पूजा करते हैं, तो बहुत सारी समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। क्लियर? इस प्रकार से तिथि का कंसेप्ट हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे कुछ पंचांग ऐसे हैं जिनमें ये दग्ध राशि का कंसेप्ट दिया हुआ होता है। अब हम सारे लोगों में एक क्यूरियोसिटी होगी, भाई हम फिर कब पैदा हुए, तो हमारी तिथि में कौन सी राशि दग्ध राशि मानी जाएगी, तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो जैसे हम फर्स्ट प्रतिपदा से शुरू करेंगे, और उसको देखने का तरीका मैंने बता दिया। जो भी आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, तो वहां सबसे पहला जो पेज खुलेगा उसमें आपके जन्मदिन वाली में तिथि अवश्य लिखी जाती है। प्रतिपदा में दो राशियां तुला और मकर, ये दो राशियां जो हैं दग्ध राशि मानी जाएगी। द्वितीया यानी कि 2 नंबर की, इसको याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि धनु और मीन गुरु की ही राशि, द्वितीया वाले दिन गुरु की राशि बस याद रखना। ये धनु और मीन जो दग्ध होंगी वो केवल द्वितीया वाले दिन ही होगी। तो जिसका भी जन्म द्वितीया तिथि में होगा वो धनु और मीन ही होगी। तीसरी में होती है सिंह राशि और मकर राशि, यानी कि जो तृतीया होती है उस दिन ये दो राशियां लियो और मकर कैप्रिकॉर्न, ये राशि दग्ध राशि मानी जाए। अच्छा, एक चीज जरूर ध्यान रखना, मैं आपको जो मैं तिथियां बता रहा हूं, अगर इनमें से किसी की आती जाए तो हाथ खड़ा करना, ताकि हम रचना जी अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। सर मैं प्रतिपदा को पैदा हुई। बहुत बढ़िया। चंद्रमा और सूर्य प्रतिपदा में तुला राशि और मकर राशि, तो आप अपने कुंडली के, जैसे कि आपका कुंभ लग्न है और तुला पर और मकर पर पॉइंट आउट कर लीजिए। अब आपकी मकर जो राशि हो तो 12वें में चली गई, तो उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। पर भाग्य भाव में, नवम भाव में तुला राशि है। अब तुला राशि में हमने ये देखना है, नंबर एक बात तो ये तुला राशि में चली गई तो ये नवम भाव की क्वालिटी को डाउनग्रेड करती है। सेकंड चीज, क्या कोई उसमें ग्रह बैठा है? शुक्र। इट्स मीन, अब शुक्र क्या है? स्वग्रही है। क्या ये मार्गी है या वक्री है? मार्गी है। ये मार्गी। अब उस नियम को देखो जो मैंने लिखा है था, क्योंकि शुक्र एक शुभ ग्रह माना जाएगा और शुक्र शुभ ग्रह के लिए मार्गी होना नेगेटिव था। ठीक है रचना जी? तो होगा क्या, जो शुक्र है वो अपने नेगेटिव परिणाम दे सकता है। शुक्र के नेगेटिव परिणाम, सबसे पहले मैंने क्या कहा, हेल्थ को लेकर के दिक्कत ज्यादा आ सकती है।
और अपनी दशाओं में ये कई गणनाएं करता है। अब लिखेंगे चतुर्थी। तो चतुर्थी में वृषभ राशि और कुंभ राशि। पंचमी का तो सारा उदाहरण मैंने दे ही दिया, मिथुन और कन्या। हाँ जी प्रताप जी। हाँ सर, मेरा चतुर्थी का जन्म है, तो वृषभ मतलब सेकंड और 11वीं। तो सेकंड राशि आपका कन्या, मिथुन लगन है कन्या। मिथुन लगन है सर। तो एक तो 12वें में चली गई वृक्ष वाली, 12वीं में चली गई, और दूसरी कहाँ गई? भाग्य भाव में। भाग्य भाव में। अब आपने इस पॉइंट को समझ लेना है, जो भाग्य भाव में है तो भाग्य पक्ष को कमजोर करती है, और अगर जो भी कोई ग्रह बैठा होगा XYZ, शुभ अगर वक्री है तो इट्स अ गुड, अगर शुभ मार्गी है इट्स अ डाउनग्रेड। तो उस हिसाब से आप गणित फला। जैसे वहां राहु बैठा हुआ है, जैसे अगर राहु बैठा है जी तो मेरा राहु बैठा हुआ है। हाँ हाँ, जैसे राहु अगर नवम भाव में बैठा हुआ है तो अपनी दशा में दग्ध राशि के रिलेटिवली दुष्परिणाम नहीं देगा। और एक चीज ध्यान रखना, ये नवम भाव को डाउनग्रेड जरूर करेगा। राहु अपनी दशा में, मतलब हम बात करें या रिलेटिवली दग्ध राशि के दुष्परिणाम आएंगे कि नहीं आएंगे। जी, तो हम कहेंगे कि राहु के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस दग्ध राशि के होने का, पर राहु के नवम में होने का फर्क पड़ेगा, और दग्ध राशि के नवम में होने का फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम छठी तिथि पर। मेष और सिंह। चतुर्थी आई थी गुरुजी, पंचमी आएगी। पंचमी बताया मैंने जगदीश जी, मिथुन और कन्या। मेरा भी जन्म उसी में हुआ जब मैंने भी आपको बताया था तीसरा भाव में जो कन्या राशि फॉल कर रही है, तो प्रताप जी मैंने बोला था स्टेमिना ऑफ द बॉडी, स्टेमिना ऑफ बॉडी ये डिग्रेड करता है, डाउनग्रेड करता है, तो ये कमजोर कर देता है। तो तीसरे भाव में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें या बॉडी के काल, उस हिसाब से वो डाउनग्रेड करेगा जरूर। पर हाँ, राहु के वहां बैठने से राहु को कोई फर्क नहीं पड़ा, राहु को कोई फर्क नहीं पड़ा। यही कारण है कि, और वैसे भी राहु तीसरे भाव में अच्छा माना जाता है इस नियम के अनुसार। इसी कारण से जब जब मुझे राहु की दशा आई मुझे राइज मिला। पर हाँ, मैं ये काफी समय तक ये समझता रहा, आज से 8-10 साल पहले तक, कि ये तीसरे भाव में बैठने के परिणाम है, पर ऐसा नहीं था। ये और भी कई इसके पीछे फैक्टर छिपे हुए थे। हाँ, इतना जरूर है, चक्करघन्नी बना दी थी राहु ने मुझे। चक्करघन्नी समझते हो ना, भाग दौड़ उछल कूद, बहुत हुई राहु की दशा में। पर हाँ, लॉस मुझे कोई भी नहीं, लॉस वाइज बिल्कुल भी मैं नहीं कहूंगा। रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे मिले, वो बात अलग है कि मैं एकदम गोल गोल घूम गया। हाँ रत्ना जी। नमस्कार गुरुजी। एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है, समझ में भी नहीं आ रहा मुझे ज्यादा कुछ। बस ये मैं बता रही थी, पंचमी है मेरा तिथि, तो कन्या और मिथुन राशि को देखना है। राशि को, अच्छा, तो दूसरा और 5वां भाव है मेरा। हाँ, तो उस पे आप अप्लाई करके देख। रत्ना जी मैं तो बहुत धीरे धीरे करवा रहा हूँ। नहीं, मेरा दिमाग नहीं चल रहा अभी, कई हाँ, दिनों से कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे। तो ये कहिए जी, दिमाग नहीं चल रहा आज मेरा। हाँ जी, आपसे नहीं, मेरा अपना प्रॉब्लम है। जी 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 जी। रिकॉर्डिंग बाद में। मतलब 5वां भाव अभी पूरा दर्द असर दे रहा है।
हाँ, देखना पड़ेगा अगर कोई ग्रह देखिए ग्रास्पिंग कैपेसिटी कम हो गई है। देखिए एक चीज और मैं बताऊं, मैं अक्सर जो हाँ अपनी क्लास में एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को हमेशा करता हूँ, वो है लक्षण। कभी भी कंफ्यूजन हो आपको अपनी कुंडली में, तो अब हम इस उम्र में आ चुके हैं, सारे लक्षण हमारे जीवन में आने लगे। 22 साल की उम्र के बाद हम अपने लक्षणों को अच्छे ढंग से समझने लगे कि कौन सा जीवन का पक्ष है जो हमारा थोड़ा कमजोर है हमारे अंदर की, जैसे घबराहट, लीडरशिप, डेयरिंग, क्रेज, इमोशंस, ये सब हमें समझ में आने लग जाते हैं। हर आदमी को समझ में आ जाता है कि मैं इमोशनल हूं या नहीं हूं, मैं अग्रेसिव हूं कि नहीं हूं। तो आपको कहीं पर भी डाउट आए तो लक्षण देख लिया करो कि भाई दग्ध राशि में गया, अब भूल गए नियम, क्या उसका दुष्परिणाम आपको मिल रहा है? जहां डाउट है वहीं पर उस दशा में चले जाओ, पीछे पास्ट। अंतरदशा में महादशा नहीं मिली, कोई बात नहीं, अंतरदशा तो मिली है, अंतरदशा में चले जाओ। अब अंतरदशा में जाकर के देखो कि क्या वहां पर क्या रिजल्ट आया, उस समय को याद करो, उस पीरियड को याद करो, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा कि हाँ भाई मामला क्या था और क्या नहीं है। ठीक है, अब छठे सप्तम राशि में चले जाओ, सप्तमी तिथि, सॉरी, सप्तमी तिथि में चले जाओ, कर्क राशि और कन्या राशि, सॉरी धनु राशि, याद नहीं रहा। जी कर्क और धनु। हाँ जी, कर्क और धनु। ठीक। अष्टमी, इसमें भी मिथुन और कन्या है। इसको याद करने का तरीका भी आप बना सकते हैं, जैसे पंचमी में भी था और अष्टमी में भी है, मिथुन और कन्या ही है, तो आप इसको उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। भाई पंचमी तिथि और अष्टमी तिथि में ये राशि जो होती है, ये राशि दोबारा रिपीट होगी, तो आपको थोड़ा याद करने में ना दिक्कत नहीं आएगी। अब नौमी तिथि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, और 10वीं तिथि पर भी सेम होता है, सिंह राशि और वृश्चिक राशि। एकादशी, धनु और मीन राशि। अब ये रिपीट हो रही है, ये ध्यान से अगर आप बाद में क्लास में देखोगे ना, तो देखना रिपीट हो रही है। जैसे दूसरी तिथि में धनु और मीन थी, अब इसमें भी धनु मीन आ गई। और एक बाद में सूत्र समझाऊंगा आसान, जो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब 11वीं तिथि आपने लिख लिया, 12वीं तिथि तुला और मकर, त्रयोदशी वृषभ और सिंह, चतुर्दशी इसमें 4 राशियां दग्ध हो जाती है, बुध की राशि भी और गुरु की राशि, यानी कि धनु राशि, मीन राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि। इसलिए चतुर्दशी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद है। अमावस्या और पूर्णिमा कोई भी दग्ध नहीं है।
गुरुजी एक बार सिक्स्थ की और बताना, सिक्स्थ की, छठी की। छठी सिंपल है, मेष और सिंह। सर चतुर्दशी का एक बार बता दीजिए सर प्लीज। गुरु की राशि और बुध की राशि, यानी मिथुन और कन्या, धनु और मीन। आप रचना जी अनम्यूट कर लीजिए। सर नवमी दशमी में सेम है ना? हाँ, रिपीट है। सिंह और वृश्चिक। देखिए, ये चीज आएगी आपको प्रैक्टिस करने से, ये आपको समझने की नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप इस नियम को बार बार लगाओगे तो चीज आ जाएगी। इसमें क्या होता है, जल्दबाजी में बस एक चीज देखनी होती है। आप एक पेपर बना करके लिख कर रख सकते हैं, ये ना, तो उसको साइड में लगा लें अपने। जब भी नियम सीख लीजिए, कुंडली को देखने पे पहला पन्ना लेना है, पहले पन्ने में कौन सी तिथि आ रही है, वार आ रहा है तो क्या आ रहा है, करण आ रहा है तो क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है, उसके क्या क्या चीज है, नक्षत्र क्या है, नक्षत्र का चरण कौन सा है ना। वो सिंपल सिंपल चीजों से भी बहुत सारी चीजें आप समझ पाएंगे। जब भी हम दशाओं का एनालिसिस करते हैं, और दशाओं के एनालिसिस करने में ये चीजों को ले लीजिएगा। जैसे कई बार आपने कहा कि यार ये दशा तेरी खराब होनी चाहिए, बंदा कहता है नहीं जी ये तो मेरी यही तो दशा अच्छी थी। अब आप कंफ्यूज हैं, यार ये तो बुरे भाव की दशा है, ये तो बुरी जानी चाहिए। अब ये बंदा कह रहा है अच्छी गई, अब जब ये अच्छी कह रहा है तो हमें अच्छी समझनी पड़ेगी। तो आपको समझना होगा कहीं ना कहीं चूक हुई है। तो ऐसे मुद्दों को लेकर के चलेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। हाँ यार ये अच्छी ही हुई है, तो उसको हमने गलत नहीं समझा। जब भी सामने वाला कह रहा है, पर वो सीरियस आदमी होना चाहिए, घुमंतु टाइप आदमी नहीं होना चाहिए। कई लोग है ना घुमंतु प्राणी। घुमंतु प्राणी कौन होते हैं, आपसे दिखाया, उससे दिखाया, फलाने से दिखाया, इससे दिखाया, उससे दिखाया, दूसरे का दिमाग खराब करा, खुद का तो है ही दिमाग खराब पहले से, मतलब दूसरे का दिमाग खराब करा, और फिर खुश होना और ये कहना एक भी ज्योतिषी काम का नहीं है मार्केट में, उससे कोई फायदा नहीं है। कई लोग जो है फ्री में दिखाने के चक्कर में जो है घूमते रहते हैं राउंड एंड राउंड, और उन्हें ज्ञान देते रहते हैं, और फिर कई बार ये बताते हैं कि मुझे तुझसे ज्यादा। तो ऐसे लोगों को डांट लगा दिया अच्छी खासी कि भाई जब तुझे आता ही है तो मेरा सिर खाने क्यों आया है, उससे आपको ज्यादा अच्छी। खैर मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट नहीं होते, पर मैं आपको बताऊं मैंने और ज्योतिषियों के साथ बहुत कुछ होता देखा है। एक समय था मुझे बहुत सारे इवेंट्स मिलते थे, और मैं अपनी टीम लेकर के उनको अपनी टीम को भेजता था। वही हमारे स्टूडेंट बताते थे कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज ये हुआ। रंजना जी यहाँ पर है, तो रंजना जी भी टीम में एक पार्ट होती थी उसमें से, जो इवेंट्स वाले में। तो कहने का मतलब कभी कभी वो आकर के जो मुझे बताते थे, तो मैं समझता हूँ कि कई बार एस्ट्रोलॉजर्स के साथ अच्छे लोग नहीं मिल पाते। पर जो आपको लगता है क्लाइंट अच्छा है, तो वो जो बात कह रहा है उसकी बात को यस कहिए, मानिए, और साथ में उन्हें कहिएगा भाई अभी छोड़ जाओ, मुझे लगता है कि कुछ एनालिसिस छूट गया है, कहीं चूक हो रही है। बिल्कुल भी इसको अपने उसमें वहां आने की जरूरत नहीं है, उसको झूठा सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है गलती हुई है, फिर अपने कंसर्न अपना फोकस बनाइए, कुंडली को देखिए बड़े प्यार से, लंबी लंबी सांस खींचते हुए, और देखिए कि कहाँ चूक हुई है, और उस चूक को ठीक करने का प्रयास कीजिए। वो आपको अपने आप रास्ता दिखा, अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। जी जी सर, इसी का सर एक पार्ट, योगी ग्रह और अवयोगी ग्रह भी होता है।
देखिए, नाम बदल दिए गए हैं, बात हुई है। जी योगी ग्रह जो योग बनाए, अयोगी ग्रह जो योग तो बना रहे हैं, उसमें है तो सही, पर योग को खराब कर रहे हैं या योग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे तो हमारा गज केसरी योग बन गया। फिर हमने देखा कि वो तो केंद्र में बैठे हैं। हमने कहा वाह भाई, और भी अच्छी बात हो गई, तो ये इसने तो इस कंडीशन को भी पूरा कर दिया। तो हम कहेंगे भाई ये दो योगी ग्रह हैं जो अपनी दोनों के मिलापक से एक योग बन रहा है, एक निर्माण बन रहा है, परंतु बंदे को रिजल्ट नहीं आ रहे। अब वहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको उनके बलाबल का आकलन करना पड़ेगा। अब आप जब चंद्रमा को देखने बैठे, देखा तो तिथि के हिसाब से वो चंद्रमा कमजोर पक्ष का है। समझे बात को, कमजोर हो गया, नमांशा में पिट गया। कमजोर ग्रह कभी भी योग कारक स्थितियों में अपना रोल अदा नहीं कर पाते। तो वो गज केसरी तो जब बनेगा ना, जब चंद्रमा भी अपना बराबर का रोल निभाएगा। गुरु का निभा रहा है पर चंद्रमा नहीं निभा रहा, तो उसको गुरु के रिजल्ट तो आ रहे हैं पर गज केसरी होने के रिजल्ट नहीं आ रहे। अब इसे अकारक कह लो, इसे अयोगी कह लो, अब वियोगी कह लो, कुछ भी, वो एक नाम दे दी गई। यानी योग में होते हुए भी योग का निर्माण ना होने दे या योग को विफल कर। जैसे वो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, सारी चीजें सही सही लग रही हैं, परंतु उसमें बलाबल ही नहीं है, वो कमजोर है। अब जैसे कृष्ण पक्ष चल रहा है और त्रयोदशी आ गई, या चतुर्दशी आ गई, कुछ भी ले लो आप, एक तरह से चंद्रबल तो कमजोर है। चांद में रोशनी ही कितनी रहेगी, चांद में रोशनी ही नहीं है, ना के बराबर रोशनी है। चतुर्दशी वाले दिन बिल्कुल गायब होना शुरू हो जाएगा और पूर्णिमा को घोर काली रात। या कृष्ण पक्ष से आगे प्रतिपदा आ गई तो भी चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा। द्वितीया आई है तो हल्की सी लकीर दिखाई दे रही है पर उसमें रोशनी नहीं दिखाई दे रही है। तृतीया आई तो हल्का सा बढ़ रहा है। जब तक छठी से सप्तमी ना आ जाए उसमें प्रकाश ही फील नहीं होता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसका जन्म कृष्ण पक्ष के बाद द्वितीया को हो गया या तृतीया को हो गया, द्वितीया को हो गया मान लो, तो द्वितीया को क्या उसमें बलाबल है। अब मान लीजिए उस चंद्रमा से कोई योग का निर्माण होगा। अब वो योग याद करो जो चंद्रमा से बनते हैं, चंद्र मंगल का योग है, गुरु चंद्रमा का योग है, उन योगों को याद करो, पर वो योग अपना रिजल्ट नहीं दे पा रहे। तो इसमें ये देखो कहीं चंद्र अपना बल तो नहीं खोया बैठे। अब इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं चंद्र गुरु का। पे चंद्रमा का बलाबल ठीक है जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने देखना है गुरु, गुरु कहीं दग्ध राशि में तो नहीं बैठे और दग्ध राशि में बैठ के कहीं मार्गी तो नहीं हो गया। अब देखने में तो वो गज केसरी योग लग रहा है, कहीं वो दग्ध राशि में तो नहीं बैठा और दग्ध राशि में बैठ करके वो कहीं मार्गी तो नहीं है। क्योंकि हम ये भी कहते हैं कि भाई अगर वो ग्रह मार्गी है गुरु गज केसरी योग में तो बहुत ही उत्तम है। तो ऐसे ये ग्रह जो देखने में तो लग रहे हैं कि सब कुछ सही कर रहे हैं पर कर उल्टा रहे हैं, और असली कंफ्यूजन ज्योतिष में यहीं से क्रिएट होता है। देखिए, लोग रट्टा तो मार लेंगे, चंद्र गुरु का गज केसरी योग तो याद कर लेंगे, पर उसके पीछे की टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं आने के कारण वो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं और फिर दशाओं को गलत करेंगे। अब मान लीजिए वृष राशि है
वहां पे चंद्रमा उच्च के हो गए और गुरुजी महाराज बैठ गए, तो हम तो कहेंगे भाई गजकेसरी योग बन गया, बिल्कुल बन गया। परंतु अगर यहाँ पर वृष राशि, कौन सी तिथि में वृष राशि दग्ध हो जाती है, देखो लिस्ट जो बनाई है चतुर्थी, तो चतुर्थी में क्या हो गया, ये दग्ध राशि में पड़ गया, तो हम कहेंगे गुरु दग्ध राशि में पड़ गया। अब यहाँ अगर वो वक्री हो गया गुरु तो कुछ ना कुछ दे जाएगा, और अगर वो मार्गी हो गया तो क्या है, क्रॉस लग जाएगा। तो गज, पहली बात तो गज केसरी योग बनने में ही बड़े तो पसीने छूट जाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, और फिर ऐसी ऐसी समस्याएं। यही कारण है लोगों की कुंडलियों में राजयोग बनते हुए भी असर नहीं है, और कुछ नेताओं की कुंडलियों में जहां में गजकेसरी योग नहीं दिखता वहां पर भी वो लोग करोड़ों और करोड़पति बन जाते हैं, दुनिया भर का पैसा कमा जाते हैं। और हमें ये समझ में नहीं आता यार, ये ग्रह तो नीच का है, ये ग्रह तो 8वें में बैठ गया, ये ग्रह भी 7वें में बैठ गया, यार क्या है, ये तो इस दशा में भी कमा रहा है। तो हमें उन पॉइंटों को जरूर धीरे धीरे सीखना होगा। मेरा एक कोर्स मैं शुरू करना चाह रहा हूँ जो कि मैच मेकिंग से रिलेटेड है, पर मुझे लगता है मुझे उसमें पंचांग जोड़ देना चाहिए, ताकि तिथि से हम जो मैरिज लाइफ का एस्पेक्ट है वो जोड़ करके समझा। तो मैं वो कोशिश करूंगा कि मैं उसको देख पाऊँ, समझ पाऊँ।